हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके फीचर्स क्या क्या है। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोनोपोली। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो स्क्रीन पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट का हम लोग ने पहला फॉर्म डिस्कस कर लिया था। परफेक्ट कंपटीशन में गाइज एक ही था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो हम लोग ने उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक फॉर्म जिसका नाम है मोनोपोली मार्केट। ओके, उसके बाद हम लोग मोनोपोलिस्टिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लास्ट में हम लोग ओलिगोपोली मार्केट को पढ़ेंगे। ओके, तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला फॉर्म जिसका नाम है मोनोपोली मार्केट। ओके, तो ये रहा हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोली मार्केट। ओके, तो गाइज ये जो लेक्चर है वो हमारे एचएससी के बच्चों के लिए है, हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए, एमकॉम के बच्चों के लिए और हमारे यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो गाइज जो एचएससी के बच्चे हैं उनको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोनोपोली मार्केट एंड इट्स फीचर्स। तो गाइज फीचर्स लिखने से पहले हम लोग को मोनोपोली मार्केट के मीनिंग और डेफिनेशन को लिखना पड़ता है। ओके, तो अगर आप यूजीसी नेट सेट के कैंडिडेट्स हो गाइज तो आपको मोनोपोली के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मोनोपोली है क्या, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो मैंने इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन कर दिया, आपको कोई भी बाहर से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में आराम से जो है वो पास हो गया होगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोनोपोली मार्केट। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बेसिकली मोनोपोली मार्केट होता क्या है। गाइस हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं और सेम नेचर के गुड्स को बेचते हैं सिंगल प्राइस पे। ये टोटली पूरा अपोजिट है मोनोपोली मार्केट। इसमें ऐसा होता है गाइस कि एक मार्केट होती है लेकिन उस मार्केट में सिर्फ एक अकेला सेलर होता है। जी हाँ, एक अकेली सिंगल शॉप होती है, एक अकेला सेलर होता है जो प्रोडक्ट्स को सेल करता है। और यहाँ पे बायर जो होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं, यानी कि बायर तो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं लेकिन सेलर जो होता है गाइस वो सिर्फ एक अकेला बंदा होता है, एक अकेला सिंगल सेलर होता है। ओके, तो ये जो मार्केट है वो प्योर मोनोपोली हमको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग कुछ हद तक जो है मोनोपोली मार्केट को देख सकते हैं। ओके, तो गाइस मोनोपोली मार्केट सिंपल सा है कि यानी कि एक मार्केट है जिसमें सिर्फ एक ही शॉप वाला है, यानी कि एक ही सेलर है जो प्रोडक्ट्स को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और उसको सेल करता है, और उस प्रोडक्ट को वो कितने भी प्राइस में भी जो है वो सेल कर सकता है क्योंकि वो एक अकेला सेलर है जो मार्केट में प्रेजेंट है। ओके, तो गाइस जितने भी बायर होते हैं उनको उसके पास से ही खरीदना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि वो एक अकेला सेलर जो है वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को जो है बेच रहा होता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल। यहां पे बताया गया गाइस जो मोनोपोली का जो वर्ड है वो ग्रीक जबान से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, उसका जो मीनिंग है मोनो का, उसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि मोनोपोली में जो वर्ड मोनो है उसका मतलब होता है सिंगल, एंड पोली मीन्स सेलर, और जो पोली वर्ड लगा हुआ है मोनो के बाद में उसका मतलब होता है सेलर। तो गाइस मोनोपोली के नाम में ही इसका जो है वो फीचर छुपा हुआ है कि मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर, यानी कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है, एक अकेला जो है वो शॉप वाला होता है, एक अकेला सेलर होता है। ओके, thus monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire supply of for the products, which has no close substitutes and charge a different prices to the different customer। यहाँ पे बताया गया गाइस कि इससे हमको ये समझ में आया कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक अकेला सिंगल सेलर होता है जो क्या करता है, पूरे सप्लाई को कंट्रोल करता है मार्केट में, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अकेला ही सेलर है मार्केट में तो वो सारा सप्लाई का कंट्रोल किसके हाथ में, उस अकेले सेलर के हाथ में। तो गाइस ये जो सेलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्ट। ओके, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वही मोनोपोली मार्केट का सेलर होता है। ओके, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो पूरा कंट्रोल करता है सप्लाई को मार्केट की। ओके, और यहाँ पे बताया गया कि वो जो प्रोडक्ट्स को सेल करता है उसके मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। सब्स्टिट्यूट्स किसे कहते हैं कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि पेप्सी एंड कोका कोला, ये दोनों जो प्रोडक्ट है गाइस वो आपस में सब्स्टिट्यूट्स है। अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कोका कोला को खरीद सकते हैं क्योंकि मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके जैसा जो है वो प्रोडक्ट
मिलता जुलता हमको मिलता है। ओके, लेकिन यहां पे मार्केट में हमको सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दूसरा सेलर ही नहीं है, तो हमको सब्स्टिट्यूट कहां से मिलेगा? क्योंकि वो एक अकेला सेलर है, वही प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहा है मार्केट में, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट जो है वो मिलने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। ओके, और यहाँ पे बताया गया एंड चार्ज अ डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट कस्टमर। और यहाँ पे बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गाइस कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कस्टमर को। यानी कि अगर समझो एक कस्टमर है वो मेरे पहचान का है, तो मैं उसको सस्ते में दे दूंगा प्रोडक्ट, और अगर कोई कस्टमर है जो मेरे पहचान का नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको हाई प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मार्केट में मोनोपोली है। मैं अकेला सेलर हूं, मैं कितने भी जो है वो सेल कर सकता हूं। ओके, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द E.H. चैम्बरलिन, ये जो डेफिनेशन दिया गया है चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है मोनोपोली का। मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म व्हिच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यहां पे बताया गया, वही बताया गया सेम, कि मोनोपोली एक ऐसी फर्म होती है, एक ऐसा सेलर होता है जिसका पूरा कंट्रोल होता है मार्केट में सप्लाई के ऊपर। ओके, और वो जो प्रोडक्ट को सेल करता है गाइस, उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। ओके, अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं मोनोपोली को, इंडियन रेलवे, MTNL टेलीकॉम कंपनी। तो गाइस इंडियन रेलवे जो है वो आज भी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली मार्केट का। इंडियन रेलवे गाइस हम लोग जानते हैं कि जो रेलवे की सर्विस है वो सिर्फ इंडियन रेलवे ही हमको प्रोवाइड करवाता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। ओके, जो इंडियन रेलवे गाइस उसकी जो ट्रैक्स है वो बहुत जगह पे जो है फैली हुई है, तो अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना है तो इंडियन रेलवे के पास मोनोपोली है कि हम लोग को रेलवे से ही सफर करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि और कोई दूसरी कंपनी जो है वो रेलवे की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रही है अभी फिल वक्त। ओके, हमारे पास मेट्रो है, मोनो है, लेकिन वो जो है गाइस वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होती है, वो कुछ हद तक ही उसकी जो ट्रैक होती है, हम लोग वहीं तक ही जो है जा सकते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे की जो ट्रैक्स है, जो रूट्स है गाइस, वो बहुत ज्यादा तक फैली हुई है, वो बहुत दूर दूर तक जो है वो फैली हुई है। ओके, तो इंडियन रेलवे के पास जो है वो मोनोपोली है। तो किसी को भी जो है ट्रेन में सफर करना है तो वो इसको इंडियन रेलवे की ही सर्विस लेना पड़ता है। ओके, एक और जो एग्जांपल यहाँ पे बताया गया गाइस, MTNL टेलीकॉम कंपनी। ये थोड़ा पुराना एग्जांपल है, अभी ये मोनोपोली के इसमें एग्जांपल में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी जो है वो टेलीकॉम की कंपनी आ चुकी है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं 1986 के टाइम की, तो वहां पे सिर्फ MTNL कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई थी, जो हमको टेलीफोन की जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। तो मार्केट में सिर्फ MTNL कंपनी थी जो टेलीफोन की जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। तो जितने भी कस्टमर थे, अगर उनको टेलीफोन की सर्विस चाहिए तो उनको MTNL के पास से ही लेना पड़ता था, क्योंकि उसकी जो है मार्केट में मोनोपोली थी। ओके, लेकिन अभी जो है हमारे पास एयरटेल है, देन हमारे पास VI है, वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज हो गया VI है, देन हमारे पास रिलायंस है, बहुत सारे जो है वो टेलीकॉम कंपनी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अगर गाइस 1986 से पहले की बात करूं तो वहां पे हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं थी। 1986 में जो है वो MTNL जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया और उसकी जो है मार्केट में मोनोपोली बन गई टेलीकॉम की इंडस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए, एक है इंडियन रेलवे जिसमें हम लोग मोनोपोली देख सकते हैं, और एक है MTNL टेलीकॉम कंपनी। लेकिन गाइस एक और बात बता दूं कि जो प्योर मोनोपोली होता है, जैसे हमको यहाँ पे फीचर्स एज इट इज बताया गया है, प्योर मोनोपोली जो रियल लाइफ में देखना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, अभी हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। गाइस ये जो फीचर्स है, 7 फीचर्स मैंने लिखा हूं, उसको आपको जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट्स हो तो आपको पूछता कैसे है, आपको कुछ फीचर्स दे देगा और उसमें से एक फीचर जो है वो किसी और मार्केट का डाल देगा और आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक फीचर जो है वो मोनोपोली मार्केट का नहीं है, या इसमें से पूछेगा कि कौन कौन से मोनोपोली मार्केट के फीचर्स हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहला क्या फीचर है, सिंगल सेलर। यहाँ पे मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है। प्राइस मेकर एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद में है बैरियर्स टू एंट्री, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड एंड डाउनवर्ड डिमांड कर्व, फिर लास्ट में है इंडस्ट्री एंड फर्म्स आर दी सेम। अभी हम लोग इसको वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहला जो देख सकते हो आप फीचर्स मोनोपोली का, वो है सिंगल सेलर। अभी हम लोग ने मीनिंग में ही पढ़ा कि ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक अकेला सेलर होता है या एक अकेला प्रोड्यूसर होता है। ओके, इन अ मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर इन द मार्केट हु सेल यूनिक प्रोडक्ट्स विद सम एडवर्टाइजिंग टू द बायर। यहां पे बताया गया गाइस कि एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक अकेला सिंगल प्रोड्यूसर होता है, या सेलर बोल सकते हैं हम लोग, कि वही प्रोड्यूसर का, यानी कि जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, तो वही प्रोड्यूसर होता है और वही जो है वो सिंगल सेलर होता है मार्केट में। और वो कैसे प्रोडक्ट बेचता है, यूनिक प्रोडक्ट बेचता है। यूनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि वो ऐसे प्रोडक्ट को सेल करता है, बेचता है जो दूसरों के पास अवेलेबल नहीं होते, तभी तो उसकी मार्केट में मोनोपोली होती है।
जैसे कि अभी इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के पास ट्रेन है जिसका रूट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो ये जो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक सर्विस है इंडियन रेलवे के पास में। ओके, विथ सम एडवर्टाइजिंग टू द बायर, तो मोनोपोली जो है वो थोड़ा सा जो है एडवर्टाइजिंग भी करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये भी याद रखना है हमको। द मोनोपोलिस्ट फेसेस नो कंपटीशन इन द मार्केट बट द नंबर ऑफ बायर इज लार्ज, और यहां पे बताया गया मोनोपोलिस्ट को कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। क्यों कंपटीशन फेस करेगा भाई? क्योंकि यहां पे कोई सेलर ही नहीं है, कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं एक मार्केट में एक अकेला सेलर हूं जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं और बेच रहा हूं। तो यहां पे गाइस मोनोपोलिस्ट जो है कोई भी कंपटीशन को फेस नहीं करता मार्केट में, ये हमको याद रखना है। और यहां पे बताया गया बट द नंबर ऑफ बायर इज लार्ज, यहां पे जो सेलर तो सिंगल है लेकिन नंबर ऑफ जो बायर्स है गाइस वो सिंगल नहीं होते, बायर्स यहां पे लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राइस मेकर एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गाइस इसका आप इसको जो है वो अलग अलग पॉइंट करके भी लिख सकते हो, मैंने उसको सेम कर दिया, साथ में कर दिया। प्राइस मेकर का एक अलग पॉइंट बना सकते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी एक अलग पॉइंट बना सकते हो। ओके, प्राइस मेकर का मतलब हम लोग ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था कि प्राइस मेकर किसको कहते हैं कि खुद से प्राइस को डिसाइड करना। अगर एक प्रोडक्ट है मैं बनाता हूं, उसका प्राइस अगर मैं खुद से डिसाइड करता हूं, खुद से सेट करता हूं, तो कहा जाएगा कि आई एम अ प्राइस मेकर। अगर अगर प्राइस को गाइस मैं खुद से डिसाइड नहीं करता, प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के जरिए डिसाइड हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि मैं जो है वो क्या हूं, प्राइस टेकर हूं, यानी कि मुझे प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उसको मेरे को टेक करना पड़ रहा है। ओके, तो लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है गाइस वो एक अकेला सेलर है, तो वो क्या कर सकता है, खुद से प्राइस को डिसाइड कर सकता है, तो इसलिए बोला गया है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। ओके, इन मोनोपोली द सेलर हिमसेल्फ फिक्स द प्राइस, मोनोपोली मार्केट में सेलर जो है वो खुद से हिमसेल्फ जो है वो प्राइस डिसाइड करता है, देयरफॉर ही इज द प्राइस मेकर। ये याद रखना है गाइस, हमको एग्जाम में पूछता है कि मोनोपोलिस्ट जो है मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है या टेकर होता है, तो याद रखना है कि मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। एंड ही ऑल्सो डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और यहां पे बताया गया कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। अब ये क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि एक प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको मैं क्या करता हूं, किसी कस्टमर को सस्ते में बेचता हूं और किसी कस्टमर को हाई प्राइस में सेल करता हूं, यानी कि सेम प्रोडक्ट है लेकिन मैं उसको अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में सेल करता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि वो भेदभाव करता है प्राइस में, एक कस्टमर को जो है वो सस्ते में बेचता है, एक कस्टमर को महंगे में बेचता है, वो डिपेंड करता है मोनोपोलिस्ट के ऊपर। ओके, इट मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इट मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट, यानी कि सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना। ओके, ही मे चार्ज वेरी हाई प्राइस टू रिच एंड नॉर्मल प्राइस टू अदर। यहां पे बताया गया मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है अमीर लोगों से, रिच लोगों से, और नॉर्मल प्राइस चार्ज कर सकता है मिडिल क्लास पीपल से, अदर पीपल से। दस ही अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए जो है मोनोपोलिस्ट जो है गाइस वो कैसा प्रॉफिट अर्न करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं, एक्सेस में कमाता हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से अगर मैं ज्यादा कमाता हूं तो वो मेरा प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो याद रखना है कि मोनोपोलिस्ट अर्न करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्ट इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड नॉट इन मैक्सिमम प्राइस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि मोनोपोलिस्ट का इंटरेस्ट किसमें होता है मार्केट में। मोनोपोलिस्ट इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम प्रॉफिट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, उसको मैक्सिमम प्राइस करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, अगर कम प्राइस रखने से भी उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कम प्राइस रख सकता है प्रोडक्ट का, ये याद रखना है हमको। ओके, उसके बाद में जो गाइस हमारा थर्ड फीचर है वो है बैरियर्स टू एंट्री इन दी मार्केट। यहां पे बताया गया कि जो दूसरे सेलर्स होते हैं, जो दूसरे मार्केट वाले होते हैं, वो इस फॉर्म में एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि इस मार्केट में वो एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो मार्केट में जो है वो एक अकेला सेलर है, उसने अपनी मोनोपोली बनाई रखी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बेचता है जो दूसरों के पास अवेलेबल नहीं होते। ओके, वो क्या कर सकता है, उसने कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया जो आज तक किसी ने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं किया, यानी कि एकदम हटके प्रोडक्ट है, फिर वो क्या कर सकता है, उस प्रोडक्ट का पेटेंट ले सकता है, उस प्रोडक्ट को कॉपीराइट करवा सकता है, यानी कि कोर्ट के जरिए, लीगल अथॉरिटी के जरिए वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, रजिस्टर करवा सकता है, यानी कि अब दूसरा कोई भी सेलर जो है उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता, उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। तो वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट करके रख सकता है, ताकि दूसरे लोग जो है उस मार्केट में एंट्री ना करें। ओके, इन मोनोपोली द सेलर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। यहां पे बताया गया
कि मोनोपोली मार्केट में सेलर का जो है पूरे मार्केट पे कंट्रोल होता है। He does not allow any other firm to sell the same or substitutes products in the market। तो वो दूसरे कोई भी सेलर को, मार्केट वाले को अलाउ नहीं करता कि वो इस मार्केट में आके जो है वो प्रोडक्ट को सेल करे या उसके जैसा प्रोडक्ट को सेल करे, सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट को। फॉर दिस ही सेट्स वेरियस इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल बैरियर। इसलिए गाइस वो अलग अलग एक बैरियर बना देता है, अलग अलग रुकावटें बना देता है अदर सेलर्स के लिए। जैसे मैंने बताया क्या क्या कर सकता है वो, टेकिंग पेटेंट, वो अपने प्रोडक्ट्स का पेटेंट करवा सकता है। कॉपीराइट टू रेस्ट्रिक्ट दी अदर्स टू एंटर इन द मार्केट, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता है, कोर्ट के जरिए जो वो रजिस्टर करवा सकता है, लीगल अथॉरिटी के जरिए जो उसका पेटेंट करवा सकता है, कॉपीराइट करवा सकता है, तो दूसरे लोग जो है उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते मार्केट में आके। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है गाइस वो है कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सप्लाई। सिंपल सा पॉइंट है कि मोनोपोलिस का जो है पूरे मार्केट में जो है वो कंप्लीट कंट्रोल होता है, यानी कि जितना भी मैन्युफैक्चर करना है, जितना भी सेल करना है, वो एक अकेला बंदा ही मैनेज करता है। The monopolist has complete hold over the market. He is the sole producer and supplier of the product. वो sole producer और supplier होता है, sole यानी कि single. Okay? When monopolists do inefficient allocation of resources, the society bear loss called dead weight loss. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया गाइस कि यहां पे बताया गया कि मोनोपोलिस्ट जो है पूरे रिसोर्सेज को, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसके पास में, वो क्या करता है मार्केट में सप्लाई करता है। लेकिन अगर उसको सप्लाई करने में अगर उसने क्या कर दिया, इनएफिशिएंसी दिखा दिया, यानी कि वो अपने सप्लाई को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, इनएफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया मार्केट में, तो गाइज यहां पे सोसाइटी को लॉस बेयर करना पड़ता है। अगर मोनोपोलिस्ट है वो बराबर से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, लोगों को जो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो सोसाइटी को जो है वो लॉस झेलना पड़ेगा। तो उस लॉस का नाम बताया गया डेड वेट लॉस। गाइज यहां पे हम लोग ने हमारे नोट्स में मेंशन करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि जो सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है लॉस मोनोपोलिस्ट के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं डेड वेट लॉस। और हाल ही में जो है गाइज क्वेश्चन पेपर जो हमारा यूजीसी नेट का अगर आप देखोगे 2020 का, तो गाइज उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोसाइटी को लॉस बेयर करना पड़ता है मोनोपोलिस्ट की वजह से, इनएफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो उस लॉस को क्या बोलते हैं। एज इट इज जो है वो यहां से क्वेश्चन को गाइस उठाया गया कि उसको डेड वेट लॉस बोलते हैं, ये हमको याद रखना है। ओके, उसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है फिफ्थ पॉइंट है गाइस हमारा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओके, तो हम लोग ने मीनिंग में भी पढ़ा कि जो मोनोपोलिस्ट है वो जो प्रोडक्ट को सेल करता है गाइस, उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं अवेलेबल है, तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कोई और दूसरा सेलर ही नहीं है, तो उस जैसे सेम प्रोडक्ट जो है हमको अवेलेबल ही नहीं होते। ओके, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मोनोपोलिस्ट, हेंस द बायर हैव अ नो चॉइस। यहाँ पे कोई दूसरा सेलर ही नहीं है, दूसरा कोई प्रोडक्ट बेचने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पे बायर के पास में कोई भी चॉइस नहीं होता, सबको जो है वो उस अकेले सेलर से ही खरीदना पड़ता है। दे हैव टू आइदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो मोनोपोलिस्ट के पास से परचेस कर लो, या तो जो है मार्केट को छोड़ के चले जाओ, खरीदो ही मत। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और निगेटिव। गाइज ये एक अलग सा कंसेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर लगाएंगे। आप बस इतना याद रखो कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो या तो जीरो होता है या तो उसको हम लोग नेगेटिव बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मोनोपोली क्या होता है, तो हमको याद रखना है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है मोनोपोली का, वो जीरो होता है या नेगेटिव होता है। ओके, ये हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यानी कि जब मैं लेक्चर लगाऊंगा इलास्टिसिटी के ऊपर, तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद गाइस छठा पॉइंट है हमारा, इंडस्ट्री एंड फर्म आर द सेम। यहाँ पे जो मोनोपोली मार्केट है गाइस, वहां पे एक अकेला सेलर है। ओके, तो वही फर्म है और वही इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे जो है सेलर होते हैं जो मिलके काम करते हैं गाइस, तो उस पूरी मार्केट को हम लोग इंडस्ट्री बोलते थे। यानी कि उसमें वहां पे जो नंबर ऑफ सेलर होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उस पूरे सेलर को हम लोग कंबाइनली हम लोग बोलते हैं एक इंडस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे तो बहुत सारे सेलर है ही नहीं, तो वो एक अकेला सेलर है, वही क्या है, वो भी फर्म भी वही है और वो इंडस्ट्री भी वही है, दोनों को जो है वो सेम ही है। अंडर मोनोपोली मार्केट देयर इज ओनली वन फर्म। यहाँ पे मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है। ओके, आप शॉप बोल सकते हो उसको समझने के लिए। एंड फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री, और वो जो फर्म है वो खुद ही वो क्या है, वो एक इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे अदर सेलर है ही नहीं। इट मीन्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, बोथ आर सेम एंड वन। इसलिए यहाँ पे बताया कि इंडस्ट्री और फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही जो वो एक अकेला पर्सन है, मोनोपोलिस्ट है। ओके, उसके बाद में गाइस लास्ट पॉइंट जो है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गाइस हमको पूछा जाता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो मोनोपोली मार्केट का कैसा होता है। ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एंड डाउनवर्ड डिमांड कर्व।
अब ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं गाइस, के मार्केट में ऐसा डिमांड होता है प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट के कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दूं मैं, अगर सपोज मैं प्राइस में 10% इंक्रीज कर दूं तो जो डिमांड होता है गाइस वो रेड्यूस हो जाता है 5% से। यानी कि जितना परसेंट मैं प्राइस में इंक्रीज करूंगा डिमांड में जो है वो डिक्रीज तो होगा लेकिन कम परसेंटेज में इंक्रीज होता है। अगर मैं सिंपल में बोलूं तो गाइस इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस को कितना भी बढ़ा देगा तो जो है डिमांड जो है वो कम नहीं होता, नहीं के बराबर जो है वो डिमांड कम होता है, क्योंकि लोगों को क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में उसके पास से खरीदना ही पड़ेगा। अगर प्राइस में 10% इंक्रीज कर दूं, 20% इंक्रीज कर दूं, डिमांड में जो है वो ज्यादा गिरावट नहीं होगी, डिमांड ज्यादा फॉल नहीं होगा, क्योंकि लोगों को जो है वो खरीदना ही पड़ेगा। ओके, तो यानी कि यहां पे अगर प्राइस में मैं 10% इंक्रीज कर देता हूं तो डिमांड तो कम होगा, क्योंकि हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो कम होता है। तो यहां पे 10% अगर प्राइस में इंक्रीज कर दूंगा तो डिमांड में जो है वो रिडक्शन जो आएगा वो सिर्फ 5% आएगा, यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में जो डिमांड में जो है गाइस वो कम ही रिडक्शन होगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं, इन मोनोपोली द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक लेस इलास्टिक। यहां पे गाइस बोला गया कि जो मोनोपोली में जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, या तो हम लोग इसको लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। ये याद रखना है गाइस, हमको एमसीक्यूज भी पूछेगा कि मोनोपोली में जो डिमांड होता है मार्केट में वो कैसा होता है, तो हमको याद रखना है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। अब ये रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या है, इट मीन्स कंज्यूमर मस्ट हैव टू बाय द कमोडिटी व्हाटसोएवर मे बी द प्राइस। इसका रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस मार्केट में कितना भी रहने दो हमको जो है वो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, कोई और सेलर अवेलेबल ही नहीं है। ओके, देयरफॉर द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इसलिए जो डिमांड कर्व हमको देखने मिलता है मोनोपोली मार्केट में वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ जाता है। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो प्राइस में जो है वो 10% इंक्रीज हुआ तो हमारे क्वांटिटी डिमांड में जो है वो रिडक्शन कितना हुआ, सिर्फ 5% ही रिडक्शन हुआ। यानी कि प्राइस में जो प्रोपोर्शन चेंज हुआ है उसका जो डिमांड से जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है और डिमांड का प्रोपोर्शन जो है वो कम है। यानी कि प्राइस में 10% चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में जो है वो 10% रिडक्शन नहीं हुआ, कितना हुआ, स्मॉल हुआ, 5% ही हुआ, क्योंकि लोगों को जो है वो खरीदना ही पड़ेगा। ओके, तो गाइस अगर हमको क्वेश्चन पूछता है कि मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर वो कैसा होता है, तो हमको याद रखना है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि वो निगेटिव स्लोप होता है, नीचे की तरफ जाता है। ओके, तो ये था हमारा मोनोपोली मार्केट। ओके, सिंपल सा था, उसके हम लोग ने एक एक फीचर डिटेल में पढ़ा, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं और उसके फीचर्स क्या क्या। ओके, तो गाइस अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।